तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय क्या कहलाता है? सही उत्तर है किशोरा अवस्था। याद रखिएगा, किशोरा अवस्था बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कहलाता है। विच पीरियड मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? एडोलसेंस इसका सही उत्तर है। स्थूलगामक कौशल, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल भी कहते हैं, चलना और दौड़ने से संबंधित है। वॉकिंग एंड रनिंग इसका सही उत्तर है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या होती है? सही उत्तर है परिवार और आस पड़ोस। याद रखिएगा, सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार और आस पड़ोस होता है, जबकि द्वितीय संस्था विद्यालय और मीडिया होता है। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी केंद्रित होती है। याद रखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज लर्नर सेंट्रिक इसका सही उत्तर है। नेहा एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उसके पास कौन सी बुद्धि है? सही उत्तर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है उसके पास, जिसे पारस्परिक बुद्धि भी कहते हैं। नेहा इज ए काउंसलर एट ए स्कूल विच इंटेलिजेंस शुड सी हैव? इंटरपर्सनल इसका सही उत्तर है, जो कि दूसरों के लिए होती है, जबकि इंट्रापर्सनल खुद के लिए होता है। अगला प्रश्न है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सही उत्तर है शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं फिजिकल स्किल, सोशल, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड इमोशनल स्किल्स इसका सही उत्तर है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना कैसी प्रक्रिया है? सही उत्तर है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए समझाती है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? सही उत्तर है इसे पाठ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इसके फोल्डिंग। ए टीचर बिगिंस टू वर्क टुगेदर बाई गिविंग क्यूज एंड प्रॉम्प्ट with a student who is unable to understand a concept। इसके फोल्डिंग इसका सही उत्तर है पाठ देना इसके फोल्डिंग कहलाता है। भाव हैं क्रोध, प्यार और भय, जो कि भाव हैं। एंगर, लव, फियर इसका सही उत्तर है, जो कि इमोशन है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती विशिष्ट अवलक्षण है। किसका अवलक्षण है? सही उत्तर है स्वलीनता इसका सही उत्तर है। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑटिज्म इसका सही उत्तर है स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है जो आता है वह बनाएं, किसको बढ़ावा देगा? सही उत्तर है सृजनात्मकता इसका सही उत्तर है। किसे बढ़ावा देगा? सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना किससे संबंधित है? बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाएगा? बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। याद रखिएगा, बच्चों का नामकरण करना और उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को बढ़ावा देता है। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज क्रिएट ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फीरियरिटी एमंगस्ट ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सही उत्तर है बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। तो आपको बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है, यानी बच्चे का नामकरण और उन्हें वर्गों में नहीं बांटना है। सतत व समग्र मूल्यांकन बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना है। याद रखिएगा, सतत व समग्र मूल्यांकन क्या है? बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना ही सतत व समग्र मूल्यांकन है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? रचनात्मक,
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन कहलाते हैं। ऑफन यूज प्रॉबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका सही उत्तर है, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? बच्चों की जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बच्चों की जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सही उत्तर है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कहते हैं मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, which language should a teacher use for interacting with primary school children during teaching learning process? मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन इसका सही उत्तर है। फुटबॉल से तो लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी क्या दर्शाता है? सही उत्तर है, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। ओनली बॉयज प्ले विथ फुटबॉल, आई विल ब्रिंग ए स्मॉल क्यूट डॉल फॉर यू। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इसका सही उत्तर है, लिंग रूढ़िबद्धता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा बाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा बाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम को। द एप्लीकेशन ऑफ बाइगोस्की थ्योरी टू चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोपोजेस, इसे कहते हैं कोलाबोरेटिव लर्निंग। कोलाबोरेटिव लर्निंग इसका सही उत्तर है। कॉलवर्क के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? सही उत्तर है, परंपरागत चरण इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कॉलवर्क के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? परंपरागत चरण इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न है, यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? यह जीववादी सोच कहलाती है, जिसे कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल्स कार्स etc हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग इसका सही उत्तर है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? यह पाठ कहलाता है। जरूरत पड़ने पर बच्चे को संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा मदद करना पाठ कहलाता है, जिसे कहते हैं इसके फोल्डिंग। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एंड एग्जाम्पल है इसके फोल्डिंग का। अगला प्रश्न है, सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत कॉलर ने दिया किसने दिया है? सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत पर पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। याद रखिएगा, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत पर पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? विनय साइमन ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत से संबंधित हैं, किस सिद्धांत से संबंधित हैं? यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है, और स्किनर साहब ने चूहे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है, और गिर नेशनल पार्क यह गुजरात में स्थित है। उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन कौन करता है? जैविक घटक करते हैं। याद रखिएगा, उत्पादक तथा उपभोक्ता की
मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन जैविक घटक करते हैं। गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है और इसी को एशियाई सिंहों का घर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एशियाई सिंहों का घर गिर अभयारण्य को कहते हैं, जो कि गिरसेर परियोजना है गुजरात में। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि WWF से इसका आशय है। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। याद रखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क यह राजस्थान में है। कृष्ण मिशन भारत कब आया था? सही उत्तर है 1942। पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1929 में चुने गए थे। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विशाल पांडा है। याद रखिएगा, विशाल पांडा विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में निकलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। प्रदूषण मापन से संबंधित एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। याद रखिएगा, कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो सारी बातें याद रखनी है आपको। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से स्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10। सर्च का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। याद रखिएगा, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब का है? 1972 का अधिनियम है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और इसकी मृत्यु अहमदनगर गुजरात में हुई। कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में हुई थी, सॉरी गुजरात नहीं। कोल विद्रोह कहाँ पर है? कोल विद्रोह कब हुआ था? यह 1870 में हुआ था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1870 का है और पावनवा विद्रोह 1873 का है और दक्कन किसान विद्रोह यह 1875 का है। सन्यासी विद्रोह यह सन 1770 से सन 1780 तक चला था। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किस पथ पर परिक्रमा करती है? अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी और इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। कोल विद्रोह सन 1870 का है, पावनवा विद्रोह सन 1873 का है और दक्कन किसान विद्रोह सन 1875 का है। सन्यासी विद्रोह सन 1770 से सन 1780 तक चला था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ पर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 इसका सही उत्तर है। 1/3 इसका सही उत्तर है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार है? सही उत्तर है परावर्तन। याद रखिएगा, परावर्तन ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जिम्मेदार है। 1904 में अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था?
BD सावरकर ने किया था। बिजली के हीटर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है नाइक्रोम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम अयस्क है, किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। सन 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ब्राजील में विशाल कैवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा फजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा ब्राजील में विशाल कैवा के बागान को फजेंडा कहते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरूजी हैं। सन 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। और दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? सही उत्तर है लाहौर में, याद रखिएगा लाहौर में जहांगीर की कब्र को बनाया गया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस दहन के लिए आवश्यक है। मरणों उपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया था। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से है, याद रखिएगा यूरेनियम के खनन से जादूगोड़ा का संबंध है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर है? यह लखनऊ में स्थित है, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो याद रखिएगा डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 24वीं समांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। और कनाडा में ही सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पाई जाती है, विनिपेग में। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। ओडरनास रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। और मेगीनाट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। टी प्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। तो दोस्तों ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट CTET नहीं आ जाता। जब जब तक आपका यूपी टेट CTET नहीं आ जाता। खैर फिलहाल आपका CTET तो आ ही गया है। तो ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।